नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज मैं लेकर आया हूं आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं पूछा है अभिषेक माल ने। अभिषेक जानना चाहते हैं कि यदि वो 30 लाख रुपए आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड में इन्वेस्ट कर दें और वहां से 20,000 पर मंथ की SWP शुरू करें, यानी कि हर महीने सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए वो 20,000 रुपए विड्रॉ करना चाहते हैं। और अभिषेक जी जानना चाहते हैं कि इस स्कीम के हिस्टोरिकल रिटर्न्स के हिसाब से यदि कैलकुलेट किया जाए तो 10 साल के बाद उनके पास कितना पैसा बचेगा। तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, और एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का मिनिमम 65% एलोकेशन, यानी कि उसका जो टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट होता है उसका मिनिमम 65% इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। तो ये स्कीम 3 नवंबर 1999 को लॉन्च हुई थी। बहुत पुरानी स्कीम है, और सिंस इंसेप्शन यदि इस स्कीम की परफॉर्मेंस देखी जाए तो एज ऑन टुडे, यानी कि 1 अगस्त 2022 को इस स्कीम का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है 14.73%। और यदि लास्ट 10 इयर्स की बात की जाए तो लास्ट 10 इयर्स में इस स्कीम ने 16.72% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज किया है। तो यदि मैं हिस्टोरिकल रिटर्न्स के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो ये नंबर बहुत बड़ा आएगा, लेकिन ये मानकर कि ये एक हाइब्रिड फंड है, यदि मैं 10% या 12% पर एनम के हिसाब से भी कैलकुलेट करूं तो भी 10 साल के बाद हर महीने 20,000 रुपये विड्रॉ करने के बाद भी आपके पास एक अच्छी खासी राशि बचेगी। तो यदि 30 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट किए जाते हैं और यदि स्कीम का CAGR 10% रहता है तो 10 साल के बाद आपके पास होंगे करीब 38 लाख रुपीस, यानी कि 30 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां से आप 20,000 पर मंथ विड्रॉ करना चाहते हैं। तो क्योंकि आप 10% से भी कम विड्रॉ कर रहे हैं हर साल, और जबकि रिटर्न्स हम एज्यूम कर रहे हैं 10%, तो इसके लिए 10 इयर्स के बाद आपके पास आपके प्रिंसिपल अमाउंट से थोड़ी ज्यादा रकम बची रहेगी। और यदि हम 12% पर कैलकुलेट करें तो आपके पास 10 इयर्स के बाद लगभग 48.79 लाख रुपीस होंगे। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। यदि इससे जुड़ा हुआ आपका कोई और सवाल हो तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मंगेश ढोके जी ने। मंगेश जी ने पहले कहा है कि वो मेरे वीडियोस हमेशा देखते रहते हैं और उन्हें ये काफ़ी वैल्यूएबल लगते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मंगेश जी। और मंगेश का सवाल ये है कि उनके फादर अभी सर्विस से रिटायर हुए हैं और मंगेश 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हर महीने 2,000 रुपया पाना चाहते हैं। मंगेश जी, आप यदि एक लमसम राशि इन्वेस्ट करके इमीडिएटली SWP शुरू करना चाहते हैं तो मेरी सलाह आपको ये होगी कि आप इन पैसों को कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या फिर इक्विटी सेविंग्स फंड में इन्वेस्ट करें। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का जो टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट होता है उसका 10 to 25% इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में एलोकेट किया जाता है, और बाकी जो पैसा है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा कम होता है, यानी कि जो इक्विटी का जो रिस्क है, वोलेटिलिटी है, वो यहाँ पर कंपैरेटिवली कम रहेगी क्योंकि इक्विटी एलोकेशन यहाँ पर कम होता है। और जहाँ तक इक्विटी सेविंग्स फंड का सवाल है, यहाँ पर बेसिकली इक्विटी एलोकेशन जो ग्रॉस इक्विटी है वो 65% मिनिमम रहेगा, लेकिन यहाँ पर आर्बिट्राज का सहारा लिया जाता है। तो नेट इक्विटी एलोकेशन जो होता है वो यहाँ पर काफ़ी कम रहता है। तो इन दोनों ही कैटेगरीज में जो इक्विटी का रिस्क होता है, उतार चढ़ाव का जो जोखिम होता है, वो यहाँ पर कम होता है। तो आप यहाँ पर अपने पैसों को इन्वेस्ट करके वहाँ से SWP कर सकते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में आप SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इक्विटी सेविंग्स फंड में मेरी चॉइस की स्कीम होगी ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग्स फंड।
और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है नरेंद्र मैत्री ने। नरेंद्र जी का सवाल यह है कि क्या हम मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड दोनों साथ में ले सकते हैं? बिल्कुल नरेंद्र, दोनों लिए जा सकते हैं क्योंकि दोनों का मकसद अलग है। जब आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट किसी भी समय पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में होता है, क्योंकि एक मल्टी कैप फंड का जो टोटल असेट है उसका मिनिमम 25% लार्ज कैप, मिनिमम 25% मिड कैप और मिनिमम 25% स्मॉल कैप शेयर्स में होता ही है। बाकी का जो 25% है वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक फ्लेक्सी कैप का सवाल है तो वहां पर किस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है ये फंड मैनेजर अपने हिसाब से तय करते हैं, क्योंकि सेबी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग टोटल एसेट का मिनिमम 65% इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में एलोकेट किया जाता है, वो करना होता है। लेकिन किस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में करना है ये फंड मैनेजर अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी वक्त पर एक फ्लेक्सी कैप फंड का मेजर एलोकेशन लार्ज कैप और मिड कैप में हो, स्मॉल कैप मिसिंग हो, लेकिन उस वक्त पर किसी कारण से स्मॉल कैप में तेजी आ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि फंड मैनेजर की जो एक्सपेक्टेशन है शायद वो मीट ना कर सके, शायद ऐसा ना हो सके और उस स्थिति में आप रैली मिस कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो पहले आप एक मल्टी कैप फंड में करें थोड़ा पैसा, जहां पर ये तय है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह इन्वेस्टेड रहेगा, और उसके अलावा एक फ्लेक्सी कैप ऐड कर लें ताकि आपको फंड मैनेजर की विजडम का फायदा मिल सके। यानी कि जब फंड मैनेजर को लगेगा कि किस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद है, वहां पर वो उस तरह से एलोकेट करेंगे जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है निरंजन रोनी जी ने। निरंजन जी का सवाल यह है कि 10 साल के नज़रिए से कोटक स्मॉल कैप फंड कैसा रहेगा और उनका फाइनेंशियल गोल है चाइल्ड्स एजुकेशन। रोनी जी, कोटक स्मॉल कैप फंड अपनी कैटेगरी का एक अच्छा फंड है। ये स्कीम 24 फरवरी 2005 को लॉन्च हुई थी, यानी कि इसकी काफ़ी लंबी परफॉर्मेंस हिस्ट्री है। और सिंस इंसेप्शन यदि हम बात करें तो स्कीम ने करीब 18% का रिटर्न डिलीवर किया है, 18% का CAGR एज ऑन टुडे, यानी कि 1 अगस्त 2022 को मैं ये देख रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से लंबे वक्त में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और लास्ट 1 ईयर में हालांकि मार्केट काफ़ी ख़राब रहा, उसके बाद भी लगभग 8% का रिटर्न इस स्कीम ने डिलीवर किया है। तो यदि स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो डेफिनेटली ये एक अच्छी स्कीम रही है और इसका अल्फा 9.82 है, यानी कि स्कीम अल्फा जनरेट करने में भी कामयाब रही है। तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल 10 साल के नज़रिए से इस स्कीम को कंसिडर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कर दें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।